हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर मोहन उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम सक्सेस द्वार में। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों की पढ़ाई मस्त चल रही होगी, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सबसे पहले बस भाई मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशहाली लेके आए, शुभ अवसर लेके आए, मंगल कामनाएं लेके आए। मतलब बहुत एकदम रॉकिंग ईयर होना चाहिए 2026 ईयर आप लोगों के लिए। इतनी सारी वैकेंसीज लाइन अप है। देखिए, केबीएस एनबीएस का टीयर वन 10-11 तारीख को आ ही रहा है। उसके बाद एलटी ग्रेड का भी एग्जाम है, उसके बाद जीआईसी लेक्चरर का भी एग्जाम है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम आपके लाइन अप हैं और बहुत सारी वैकेंसीज यूपी टीजीटी पीजीटी की 30,000 की वैकेंसी भी लाइन अप है। हो सकता है उनका भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिले। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं 2026 में। उन अपॉर्चुनिटीज को आपको भुनाना है, मेहनत करनी है। आज से टारगेट करिए, एक रिजोल्यूशन लीजिए कि मैं 2026 में एक सरकारी नौकरी लूंगा भाई। ठीक है, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर 2026। उम्मीद करूंगा आप सब लोगों की नौकरी लगे और हम लोग मिलके पार्टी करेंगे यार, एंजॉय करेंगे। मिलके उस सक्सेस को एग्जाम सक्सेस द्वार के प्लेटफॉर्म पे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है सर, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए थोड़ा सा यार, है ना, क्योंकि अर्ली फेज है अभी स्टार्टिंग में। तो थोड़ा सा लगता ही है कि यार थोड़ा सपोर्ट मिल जाए आप लोगों का। बाकी ये रहता है कि धीरे धीरे जो भी कंटेंट है वो मैं आपको लगातार देता रहूंगा। उसी बीच में थोड़े दिन बाद अभी लोग मैं थ्योरी की भी क्लास स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपकी जीआईसी लेक्चर की क्लास लेके चलूंगा। इसके अलावा मेरी एक और सीरीज चल रही है जिसमें मैं ज्योग्राफी जीएस करा रहा हूँ। मतलब तो वो वाली भी ज्योग्राफी आप पढ़ते रहिए, उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है। उसकी भी ऑल्टरनेट डेज पे यार 1-2 दिन छोड़ के मैं क्लास लेता रहूंगा। वो ज्योग्राफी भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम देंगे टीयर वन का, जैसे केबीएस एनबीएस का एग्जाम है ना, जीआईसी के भी एग्जाम है, तो उसमें वो ज्योग्राफी भाई साहब 100% काम आएगी आपके। और वो वाला जीएस वाला पार्ट दूसरे सब्जेक्ट के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, जो ज्योग्राफी जिनका सब्जेक्ट नहीं है, जो सिर्फ जीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो वाले बच्चे भी उस जीएस वाले पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है, दोस्त निम्नलिखित में कौन नगरीय संरचना और संरचनात्मक विकास का मॉडल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल ऑफ द अर्बन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट? सकेंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी किसने दी थी? ईडब्ल्यू बर्गीस ने दी थी। किसने दी थी? ईडब्ल्यू बर्गीस की थ्योरी है कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी किसकी है? हैरिस एंड उल्मैन की थ्योरी है। हैरिस एंड उल्मैन की थ्योरी है। ठीक है, हैरिस एंड उलमैन। ठीक है भैया, खंडीय सिद्धांत थ्योरी, समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, इसमें से कौन सी थ्योरी जो है वो अर्बन स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग नहीं है? तो ये समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत जो है ये आपका, ठीक है, संरचनात्मक विकास का मॉडल नहीं है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अंडोरा। अंडोरा यूरोप का एक छोटा सा देश किस पर्वत पर स्थित है? बताइए सर, किस पर्वत पर स्थित है ये? पेरेनीस पर्वत पे, तात्रा पर्वत पे, सियरा नेवाडा पर्वत पे, या जूरा पर्वत पे? तो कहां पे देखने को मिलेगा? पेरेनीस पर्वत पे। कहां पे भैया? पेरेनीस पर्वत पे। सियरा नेवाडा माउंटेन्स आपको कहां देखने को मिलते हैं? यूएसए में देखने को मिलते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन एक ओजोन निर्माण से संबंधित है? ओजोन निर्माण से कौन संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ओजोन फॉर्मेशन? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे मेक देयर ओन फूड। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सा होता है? इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड, द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स मेक देयर own food in the presence of in the presence of in the presence of sunlight। ठीक है भाई साहब, चलिए। प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया, या हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया? बताइए सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ओजोन फॉर्मेशन? बताइए सर।
किस तरीके की रिएक्शन होती है? तो ये जो रिएक्शन होती है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। किस तरीके की रिएक्शन होती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जिसको हम लोग प्रकाश रासायनिक क्रिया बोलते हैं। अब ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। कहां पे देखने को मिलता है आपको ओजोन? ओजोन आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है, उसमें आपको ओजोन देखने को मिलता है। ओजोन की इंटेंसिटी आपको कितने पे देखने को मिलेगी? 15 से 35 किलोमीटर के बीच में, ठीक है, हाइट पे, ठीक है, आपको ओजोन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए सर, किन राज्यों में शहरों की संख्या सबसे अधिक मिलेगी इंडिया में? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? बताइए सर। बताइए भैया, कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। कहां पे देखने को मिलेगी भाई? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज्यादा शहरों की संख्या कहां देखने को मिलेगी? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग्य कृषि योग्य? बताइए सर, कितने प्रतिशत भाग्य आपको कृषि योग्य देखने को मिलेगा? व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया इज कल्टीवेबल? बताइए भाई। तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी जो है 37.7% टोटल लैंड ऑफ एरिया जो है वो कल्टीवेबल है। तो इसमें से कोई अभी ऑप्शन है नहीं है, इसमें से कोई अभी ऑप्शन आपको गिवन नहीं दे रखा है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस तरीके का वीडियो लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। वर्तमान मानव का आगमन वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? बताइए सर, किस युग में हुआ था? टर्शियरी युग में हुआ था, इयोशीन काल में हुआ था, प्लिस्टोसीन काल में हुआ था, या फिर मायोसीन काल में हुआ था? जल्दी से बता देंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे क्या है? इन विच एरा डिड मॉडर्न ह्यूमंस अराइव ऑन अर्थ? टर्शियरी पीरियड, इयोशीन पीरियड, प्लास्टोसीन पीरियड या फिर मायोसीन पीरियड? जल्दी से बताएंगे भाई। जल्दी से बताएंगे किस युग में हुआ था? तो ये टर्शरी पीरियड में आया था। किस में भैया? टर्शरी पीरियड में। ठीक है भैया, टर्शरी पीरियड में। प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। देखिए, ये जो चल रहा है ना, ये प्रैक्टिस सेट है। आप अभी जीआईसी का देखिए, मार्च अप्रैल में पेपर आएगा, तो उसमें 80 क्वेश्चन आने वाले हैं ज्योग्राफी के, और 40 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जीएस वाले पार्ट के। तो आप ये मान लीजिए 80 में से आपको 65 प्लस स्कोर का टारगेट करके चलिए। इवन मैं तो कह रहा हूँ 70 के आसपास लेके आइए, क्योंकि कई बच्चों का जीएस वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। उसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे 40 में, कुछ मैथमेटिक्स वाला भी पार्ट आएगा, यूपी स्पेसिफिक वाला भी पार्ट आएगा। तो उन सब चीजों को आप थोड़ा देख लेना भाई साहब, है ना, क्योंकि इतना हल्के में मत लीजिए। सब्जेक्ट पे कमांड करोगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है जीएस में कंपेंसेट हो जाए। लेकिन एक बात और है कि सब्जेक्ट पे तो सारे लोग ही कमांड करके चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग स्ट्रॉन्ग कमांड करिए। उसमें क्या काम आएगा? एक बार आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। जब आप थ्योरी पढ़ के आएंगे और उसके बाद जब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, आप खुद ही चेक कर पाओगे अपने को कि मैं कितना चीजें कर पा रहा हूं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। ठीक है भैया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ए। चलिए आगे बताएंगे, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है? मानव भूगोल का कौन सा मौलिक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, अंतर संबंध का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत या नव माल्थस सिद्धांत? तो कौन सा नहीं है भैया? नव माल्थस सिद्धांत। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। नियो माल्थुसियन थ्योरी जो है वह आपकी, ठीक है, मानव भूगोल के मौलिक सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अधिवास भूगोल के अध्ययन में अधिवास भूगोल के अध्ययन में अनुवांशिक उपागम के प्रेषक थे? बताइए सर। ये देखिए वो वाले क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे जा चुके हैं। पीवाईक्यूज के तौर पे सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं ये रिपीट हो रखे हैं झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, उत्तराखंड में, यूपी के बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्योग्राफी का ना अमलगमेशन है ये। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं।
और देखो मेरा मानना ये है कि जब मैंने जेआरएफ निकाला तो मुझे ये था कि ज्योग्राफी के सारे एमसीक्यूज आप ढंग से कर लो यार। ठीक है, एमसीक्यूज की आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है, उतना काम हो जाएगा। ऑब्वियसली पहले तो आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, थ्योरी पढ़ के आइए, उसके बाद एमसीक्यूज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग करिए यार। ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए आप लोग। ठीक है, तो ये स्टैटिक वाला क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता होगा तो फिर पता ही नहीं होगा, अगर किसी को नाम नहीं पता तो अब इस पर कोई कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो नाम आपको पता ही होना चाहिए कि अधिवास भूगोल के अध्ययन में अनुवांशिक उपागम के प्रेषक थे माइटजिन। ठीक है, माइटजिन। और सेटलमेंट ज्योग्राफी से आपके जीआईसी में क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा। अभी तो यूपी पीजीटी का जो 2022 वाला पेपर है वो भी भैया पेंडिंग में है, तो कई बच्चे तो उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, और उसकी भी डेट मुझे लग रहा है जल्दी से, ठीक है, गवर्नमेंट दे देगी जल्दी से, कमीशन जो है वो आपकी डेट दे देगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने क्षेत्र में मानव अधिवासन के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? जल्दी से बताएंगे भाई, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने क्षेत्र में मानव अधिवास के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? डिकिंसन ने किया था, फिल्ब्रिक ने किया था, बीजीएल बेरी ने किया था, ए के शेफर ने किया था? तो किसने किया था? ए के फिल्ब्रिक ने किया था। किसने भैया? ए के फिल्ब्रिक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस काल में मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता है? मानव जाति का पालना कब कहा जाता था? इयोसीन में, प्लिस्टोसीन में, प्लायोसीन में, या फिर आपके होलोसीन में? किस एज में कहा जाता है मानव जाति का पालना? किस एज में कहा जाता है? तो प्लेस्टोसीन एज में। किसमें भैया? प्लेस्टोसीन एज। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? भौतिक भूगोल की शाखा, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी देखने को मिल जाएगा, ओशियोनोग्राफी देखने को मिल जाएगा, है ना, क्लाइमेटोलॉजी देखने को मिल जाएगा, बायो जियोग्राफी देखने को मिल जाएगा। ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? ये फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट हैं। ठीक है, तो भू आकृति विज्ञान जिसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ये आपकी किसकी शाखा है? फिजिकल ज्योग्राफी की शाखा है, भौतिक भूगोल की शाखा है। ठीक है भैया, चलिए। भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किस में है? द्वैतवाद निम्न में से किस में है? ठीक है, ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल में, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल में, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में, या प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल में? तो किस में है? रीजनल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में ड्वेलिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनगणना के अनुसार एक नगरीय अधिवास को सिटी की श्रेणी में तभी वर्गीकृत किया जा सकता है जब उसकी न्यूनतम जनसंख्या हो। कितनी जनसंख्या हो बताइए सर? एक नगरीय अधिवास को सिटी कब बोला जाएगा? सिटी की श्रेणी में कब आएगा वो? जब उसकी जनसंख्या 1 लाख हो, 5 लाख हो, 3 लाख हो, या 10 लाख हो? बताइए भैया, कितना हो? तो 10 लाख। ठीक है, अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो उसको क्या बोला जाएगा? सिटी बोल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। नगर प्रदेश की विशेषता है, नगर प्रदेश की क्या विशेषता है? अल्प विकास, पिछड़ापन, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, या संकेंद्रित विकास? बताइए सर। तो किससे हो जाएगा? संकेंद्रित विकास। ठीक है, अल्प विकास तो वहां होता नहीं है, पिछड़ापन नगर प्रदेश की विशेषता नहीं होती है, खनिज संसाधनों की उपलब्धता ऐसा नहीं है कि वहीं है, सारे होते हैं, लेकिन वहां पे कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट आपका जरूर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसका आपको मिलान करना, आराम से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को पूरा। लिस्ट वन दे रखी है, लिस्ट सेकंड दे रखा है। ठीक है, प्राणी भौगोलिक प्रदेश हैं और प्रदेश हैं, कहां पे कौन सा देखने को मिलेगा? पूरा आर्कटिक प्रदेश आपको कहां पे देखने को मिलेगा? यूरोप एवं उत्तरी एशिया में। नूतन आर्कटिक प्रदेश आपको कहां देखने को मिलेगा? उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है वहां पे आपका नूतन आर्कटिक प्रदेश मिलेगा, नियो आर्कटिक जिसको बोलते हैं। प्राच्य प्रदेश आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया। नवायन वृत्तीय प्रदेश आपको कहां देखने को मिलेगा? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है भैया, तो ए का थर्ड, बी का फोर, सी का वन, डी का टू, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो वही है आपका। अब लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मिलाना है। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, संघ केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? खंडित सिद्धांत, बहुनाभिकीय सिद्धांत या फ्यूज्ड ग्रुप थ्योरी किसने दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब आपका ये। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आपसे, कभी मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है। ठीक है, लिस्ट वन का लिस्ट सेकंड से मैच करवा सकता है, कभी करेक्टली मैच्ड में पूछ सकता है, सामने दे देगा, नाम गलत दे देगा, तो ये आपको पता होने चाहिए। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी किसकी थी? बर्गीज की थी। ठीक है भैया। और फ्यूज्ड ग्रुप थ्योरी किसकी थी? ये गैरीसन की थी। तो ए का 4 डी का 1, ए का 4 डी का 1। और खंडित सिद्धांत किसका था? सेक्टोरल थ्योरी किसकी थी? सेक्टोरल थ्योरी किसकी थी? होमर एंड हयोट की थी। फिर मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी किसकी थी? हैरिस एंड उल्मैन की थी। ठीक है भैया, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ए का फोर्थ, ए का फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिस्टोलर मॉडल के निम्न चित्र को प्रतिबिंबित करता है? बताइए सर, कौन सा सिद्धांत क्रिस्टोलर मॉडल के निम्न चित्र को प्रतिबिंबित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज रिफ्लेक्ट्स द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ द क्रिस्टोलर मॉडल? इसमें डायग्राम नहीं है। अब इसमें डायग्राम है ही नहीं, इसमें डायग्राम नहीं आया है बन के। तो ये क्वेश्चन थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम होना चाहिए था। ठीक है, निम्न चित्र को, निम्न चित्र, चित्र इसमें आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से गुरुत्वाकर्षण मॉडल और स्थितिज मॉडल के बीच के अंतर की व्याख्या करता है? बताइए सर, किसका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल मॉडल एंड द पोटेंशियल मॉडल? बताइए सर, कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण मॉडल दूरी पर विचार नहीं करता है, जबकि स्थितिज मॉडल उस पर विचार करता है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल स्थानों के आकार का प्रावधान नहीं करता है, जबकि स्थितिज मॉडल स्थानों के आकार पर विचार करता है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल एक बार केवल दो स्थानों से संबंधित है, जबकि स्थितिज मॉडल अनेक स्थानों के बीच अंतःक्रिया पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल और स्थितिज मॉडल दोनों एक समान है, तो ये तो बात गलत है, ये ऑप्शन सी इसका सही कह रहा है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल एक बार में दो स्थानों से संबंधित रहता है, जबकि पोटेंशियल मॉडल जो है वो अनेक स्थानों के बीच अंतःक्रिया पर, ठीक है, आधारित रहता है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा इसका आंसर। ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, देख लीजिए, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्ति के प्रमुख तरंग के संबंध में सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द मेजर वेव्स ऑफ एक्सटिंक्शन? ठीक है, विलुप्ति के प्रमुख तरंग के संबंध में सही है। मनुष्य अभी भी प्रमुखता एक आखेटक और संग्रह करने वाला था। ठीक है, लोह युग के दौरान की बात है, ठीक है, जब विलुप्तियां हो रही थी। कांस्य युग के दौरान की बात है, या औद्योगिक क्रांति के पश्चात है? तो मनुष्य जब प्रमुखता एक आखेटक और संग्रह करने वाला इंसान था, तभी तक आपका क्या था? एक्सटिंक्शन चल रहा था। ठीक है, विलुप्तियां हो रही थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठंड वंड कैसी पड़ रही है आपकी साइड में? यार इधर तो बहुत ठंड पड़ रही है यार, वेस्ट यूपी में एकदम जबरदस्त ठंड पड़ रही है। और मैंने तो यार बाल कटा लिए, पता नहीं क्यों कटा लिए, मुझे लगा कि थोड़ा सा सही लगेगा यार, बाल हटवा देते हैं। अब मैं गया, उसने एक्सपेरिमेंट कर दिया यार, उस आदमी ने जबरदस्ती। मैंने कहा चल अब कर दे यार। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई देख ले, जैसे भी तुझे कट करने हैं, वरना अच्छे थे यार, बड़े बाल ठीक थे, थोड़ा सा ठंड से बचा रहता था। अब ऐसे भी तुम खड़े रहोगे ना तो सर पे यार एकदम ठंड सी लगती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसने मुझे फुटबॉलर बना के भेज दिया कि लो भैया फुटबॉलर चले जाओ तुम, अफ्रीकन अफ्रीकन फुटबॉलर टाइप। ठीक है, कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, यह किसने बताया था? कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, यह किसके द्वारा बताया गया था? बॉन्थ्यूनेन के द्वारा बताया गया था, वीवर के द्वारा बताया गया था, वेबर के द्वारा बताया गया था, पेंग के द्वारा बताया गया था? तो बॉन्थ्यूनेन ने अपनी एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी में ये बताया था। ठीक है, बॉन्थ्यूनेन ने अपनी एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी में ये चीज बताई थी। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? ये सीधा आपको याद होना चाहिए कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं, यह कथन किसका है? तो जिमरमैन का है। किसका भैया? जिमरमैन का स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े।
किसी प्रदेश की कृषि दक्षता मापन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया गया है? किसका प्रयोग किया गया है? चलो ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है? किसी प्रदेश की कृषि दक्षता मापन के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर एफिशिएंसी अगर हमें पता करनी है तो क्या पता होना चाहिए वहां पे? तो वहां पे हमें क्या पता होना चाहिए? फसलों की उपज के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? फसलों की उपज के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है भैया। यार देखो ऐसा है कि अब रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा रहे हैं, जब तक डालेंगे ठीक है, अब मेहनत तो करना ही है। अब आ गए यूट्यूब के क्षेत्र में, आप लोगों की वजह से ही आए। ठीक है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करना है, ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन पढ़ाना है। कुछ बच्चों का प्यार था जो यहाँ पे खींच लाया यार। और बाकी देखते हैं, इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी, और जिसमें मैं अभी हाथ पैर मार रहा हूँ कि कुछ हो सकता है, कुछ हो नहीं हो। क्या है मतलब, अभी तो यार नहीं होगा तो पता ही नहीं, होगा ही, 100% ही होगा। बस अब ये देखते हैं कि आपका सपोर्ट कब बल्क में मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी तो कुछ बच्चे थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, अभी और भी लोग आएंगे सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप जितना सपोर्ट करोगे ना यार, उतना ही देखो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन आता है काम करने का। और मेरे अंदर जो मोटिवेशन आएगा वो यही आएगा कि आप लोग कितना अ, इस चीज को रियलाइज कर रहे हो, है ना, कितना रिगार्ड दे रहे हो, कितना सपोर्ट कर रहे हो मुझे। तो वो सब चीजों से आएगा, और आप लोग कितना एंगेज हो रहे हो मेरे साथ। जितना ज्यादा आप लोग एंगेज हो गए, मैं आपके लिए उतना ही ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा। ये है यार, देखो मेरा कुछ नहीं है, बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं ये कहूँ कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप मुझसे जितना चाहो निकलवा सकते हो, बस आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी डबल मेहनत करूंगा, मुझे लगेगा हाँ रिजल्ट मिल रहा है, मेरी की हुई मेहनत सफल हो रही है, तो मुझे और मेहनत करने का मन करेगा। और ये हो जाएगा कि यार मेहनत ही सफल नहीं हो रही, अभी ऐसे बोरियत सा चल रहा है, कोई बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो कभी कभी ये लगने लगता है कि यार तुम ही तो खराब नहीं पढ़ा रहे हो, तो हो सकता है बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। तो दैट थिंग डिमोटिवेट्स यू यार ऑल्सो। तो ये है, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है, तो अभी करेंगे कोई काम, है ना, ये वाली बात है, अभी तो लगे रहेंगे जब तक है। लेकिन इट इज अ न्यू जर्नी। ऑब्वियस है, अपना अलग प्लेटफॉर्म बना के काम करना और एकदम ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना, धीरे धीरे उस चीज को मैच भी करना। एक ऑनलाइन की एक अलग ट्यूनिंग होती है बच्चों के साथ, उसको भी मैच करना। अब ये कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएंगे तो ऑनलाइन आएंगे, तो ऑनलाइन में होगा क्या कि अपन लोगों का इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघवाद राजनीतिक तंत्रों की सर्वाधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा? बताइए सर। किसने कहा था? रॉबिन्सन ने कहा था, लिविंगस्टन ने कहा था, न्यूमैन ने कहा था, सेक ने कहा था? तो किसने कहा था? रॉबिन्सन ने कहा था। ठीक है भैया, किसका स्टेटमेंट है? अब देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो आपको क्या करने पड़ेंगे यार, ये तो फिर याद ही करने पड़ेंगे, इसका और कोई दूसरा इलाज है नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? बताइए सर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया या मलय परिमंडल? तो प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल में कौन नहीं आता है आपका? मलय परिमंडल नहीं आता है। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2013 के विश्व व्यापारिक ऊर्जा के स्रोतों में प्रथम स्थान प्राप्त है, किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है बताइए? कोयला को, पेट्रोलियम को, प्राकृतिक गैस को, या परमाणु ऊर्जा को? परमाणु ऊर्जा को। तो पेट्रोलियम को। ठीक है, किसको? पेट्रोलियम को। लेकिन ये 2013 के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। किसका कथन है संसाधन होते नहीं है बन जाते हैं? अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, जिमरमैन का है ये स्टेटमेंट। किसका है? जिमरमैन का कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से किसकी कृतियों में राजनीतिक भूगोल का विदेश नीति के साथ संबंध को प्रस्तुत किया जाता है? बताइए सर। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हिटलर, रेडजेल, मैकेंडर या हॉसोफर? बताइए भैया, क्या आंसर रहेगा इस? क्या क्वेश्चन है, किसकी कृतियों में राजनीतिक भूगोल का विदेश नीति के साथ संबंध को प्रतिष्ठित किया गया है? ठीक है, किसका किया गया है? मैकेंडर की बुक्स में। किसमें? मैकेंडर की। ठीक है भैया, चलिए ये किताबें हैं। ठीक है, पुस्तक का नाम है, लेखक का नाम है, कौन सी किताब किसने लिखी है? ठीक है, तो आपको ये बताना है। बताइए सर। बताइए भैया जल्दी।
ये सारी किताबें जितनी भी आपको मिलती है उनको आप एक जगह लिख लिया करिए, फिर बाद में उनको एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ह्यूमन यूनिवर्सल किसकी किताब है? डोनाल्ड डी ब्राउन की किताब है। ठीक है, किसकी किताब है? डोनाल्ड डी ब्राउन की किताब है भैया ये। और सोशल कॉन्क्वेस्ट किसकी किताब है? एडवर्ड ओ विल्सन की किताब है। नॉट बाई जीन अलोन किसकी किताब है? पीटर जे रिचर्डसन की किताब है। और को एवोल्यूशन किसकी किताब है? डब्ल्यू एच डरहम की किताब है। को एवोल्यूशन किसकी किताब है? डब्ल्यू एच डरहम की किताब है। ठीक है भैया, तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का वन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। ब्लू नील नदी और व्हाइट नील नदी किस शहर में मिलती हैं? बताइए सर, कहां पे मिलती है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। खार्तूम में मिलती हैं, असवान में मिलती हैं, ओमदुरमन में मिलती हैं, अलगिजा में मिलती हैं। तो कहाँ पे मिलती हैं? खार्तूम। खार्तूम कहाँ पे है आपका? खार्तूम जो है वो सूडान की है, सूडान में। ठीक है भैया, खार्तूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान। तो ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल जो मिलती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? आपको खार्तूम में देखने को मिलती है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बताइए। मैक्सिको की खाड़ी है, कैम्बे की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, या हॉर्मुज का जल डमरू मध्य? बताइए सर, कौन सी खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी? बताइए सर। तो कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। कौन? गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर इस कंटेंट का आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप क्या करना है? आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल कहां से करोगे ज्वाइन? एक तो आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्यूआर कोड दे रखा है, आप इस पे जाके इस पे स्कैन करेंगे तो आप वहां जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पे क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी ये जो है ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, अगर आप इसमें मैसेज कर देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ज्योग्राफी का, उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यही है, फिर आज के लिए इतना ही है। प्रैक्टिस सेट 4 आपके लिए, और फिर लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। बाकी ये है कि यार आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। ठीक है भैया, मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करूंगा आप लोगों के साथ, आप भी मेहनत करिए। और 2026 में अपने जीवन में खुशहाली लेके आइए, सरकारी नौकरी लेके आइए। एक सरकारी नौकरी में एक नाम तो आपका होना चाहिए, इतनी सारी वैकेंसीज में एक नाम आपका होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।